बहुत सारे ऐसे पुरास्तर में मिलते जा रहे हैं जहाँ पे ग्रामीण परिवेश की भी जानकारी मिलती है। और शहर होंगे तो गांव होना लाजमी है, गांव नहीं होंगे तो शहरों का अस्तित्व नहीं है। क्योंकि गांव जो है वो हमें प्रोडक्शन देते हैं और उन्हीं प्रोडक्शन में बाद में शहर में ट्रेडिंग कॉमर्स हो पाता है। ठीक है, तो गांव का होना बहुत ज़रूरी है शहरों के अस्तित्व के लिए। तो हिंदू सभ्यता, जिसको कि नैतिकृत या नगरीय सभ्यता कहा जाता है, तो ऐसा नहीं है कि 100% नगरीय सभ्यता रही है। ठीक है, इसके साथ साथ गांव भी थे और उन गांव के संदर्भ में जानकारियां हमें विभिन्न स्थानों से प्राप्त हो रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान का इलाका हो, चाहे वो भारत के राजस्थान, हरियाणा, गुजरात का इलाका हो। बहुत सारे ऐसे ग्रामीण पुरास्तर मिल चुके हैं जिनसे कि ये पता चल रहा है कि यहाँ पर ग्राम भी थे और साथ साथ शहर। अब शहरों के संदर्भ में जानकारी कैसे मिलेगी? शहरों के संदर्भ में जानकारी मिलेगी संरचनात्मक जो स्वरूप है उसके आधार पर। ठीक है, स्ट्रक्चरल जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, अर्थात जो हमें स्मारक मिल रहे हैं, बिल्डिंग्स मिल रही हैं, आर्किटेक्चर मिल रहा है, ठीक है, सड़कें मिल रही हैं, नालियाँ मिल रही हैं, ये सारी चीज़ें हमें नगर निवेश, टाउन प्लानिंग के संदर्भ में जानकारी देती हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता की जो नगरों की व्यवस्था है उसमें हमें पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला, जहाँ पर पूर्वी टीले में रिहायशी इलाका, आम जनता के घर, और पश्चिमी टीला दुर्ग का इलाका जहाँ पर बड़े बड़े भवन दिखाई पड़ते हैं, जिसके आधार पर ये पता चलता है कि कोई ना कोई उच्च वर्गीय शासक वर्ग या प्रशासक वर्ग, प्रशासन से जुड़े हुए लोग, पुरोहित वर्ग, ऐसा कुछ रहा होगा जिसकी वजह से इससे बड़े बड़े भवन हमें अलग स्थान पर प्राप्त हुए। साथ ही साथ हम लोगों ने बात की थी कि जो घर बने हैं ये ज़्यादातर घर एक सीधी रेखा में बने हुए दिखाई पड़ते हैं। दरवाज़ों की खिड़कियाँ, दरवाज़ा गलियों की तरफ खुलती है, ना कि मुख्य द्वार की तरफ। इसके अलावा घरों में कमरों के साथ जुड़े हुए बरामदे और कुछ घरों में 2 मंजिला घर भी दिखाई पड़े हैं। साथ साथ कुछ घरों में कुएँ के साक्ष्य मिलते हैं। तो एक बहुत बढ़िया व्यवस्था, सैनिटेशन की भी, नालियों के निकलने का ड्रेनेज पैटर्न भी बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है। तो एक सुव्यवस्थित व्यवस्था हमें सिंधु के नगर की दिखाई पड़ रही है। ठीक है, इसके अलावा मूर्तियों के संदर्भ में, कला के संदर्भ में बात हुई थी कि मूर्तियाँ यहाँ मुख्यतः 3 प्रकार की मिलती हैं। प्रस्तर मूर्तियाँ, धातु पर बनी मूर्तियाँ और मिट्टी की मूर्तियाँ, मृद मूर्तियाँ, जिनको कि हम टेराकोटा आर्ट के तौर पर भी देखते हैं। इसके अलावा मोहरे वगैरह भी वहाँ से प्राप्त हो रही हैं। मिट्टी के बर्तन प्राप्त हो रहे हैं जिनमें विभिन्न प्रकार का अलंकरण हमें दिखाई पड़ता है। साथ साथ लिपि का ज्ञान भी इन लोगों को था। अब सभ्यताओं के संदर्भ में एक चीज़ और है, बहुत सारे पुरातत्वविद और इतिहासकारों का मानना है कि लिपि का होना और शहरी संरचना का होना ही सभ्यता का प्रमाण है। लेकिन ऐसी बहुत सारी सभ्यताएं हमें विश्व परिदृश्य में दिखाई पड़ती हैं जहाँ पर लिपि नहीं होने के बावजूद भी शहरी सभ्यता वो दिखाई पड़ रही है। जैसे कि जेरिको, जॉर्डन में एक जगह जेरिको है, 8000 BC के आसपास वहाँ पर एक सभ्यता की जानकारी होती है जहाँ पर लिपि नहीं थी। तो लिपि का होना इतना महत्वपूर्ण नहीं। अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, जरूरी नहीं कि कोई रिटन फॉर्म मौजूद हो तभी वहाँ पर सभ्यता हो सकती है। कैटल हियाक ऐसा ही एक उदाहरण है जो कि तुर्की में है। इसके अलावा और भी बहुत सारी सिविलाइजेशन है जहाँ पर रिटन फॉर्म नहीं होने के बावजूद वहाँ पर वो सारी चीज़ें मौजूद थी जो कि किसी एक स्थान पर होने वाली संस्कृति की बृहद स्वरूप को सभ्यता के तौर पर दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिपि थी, लिपि की जानकारी नहीं हो पाई। अहमद हसन दानी ने 537 अक्षरों को चिन्हित किया कि 500 अलग अलग 37 अक्षर हैं, इसमें चिन्ह हैं और उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। और यही वजह है कि इस काल को हम आदि ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, हमारी सारी जो जानकारी है वो पुरातत्व में प्राप्त हो रही सामग्रियों के माध्यम से पूरे काल को हम पता लगा पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अन्य सामग्रियाँ भी हमें मिल रही हैं जिसमें कि हमें आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन की बहुत सारी वस्तुएं, दर्पण वगैरह मिल रहे हैं, लिपस्टिक मिल रही है, ईयर पिन मिल रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, चूड़ियाँ मिल रही हैं। अभी हाल ही में राखीगढ़ी में उत्खनन चल रहा है, वहाँ से चूड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके अलावा गुजरात में भी हमको बीट फैक्ट्रीज, मनके बनाने की बहुत सारी फैक्ट्रीज जो है हड़प्पा काल की प्राप्त हुई। तो ऐसे बहुत सारे साक्ष्य अभी भी मिलते चले आ रहे हैं जो इस बात को बताते हैं कि सिंधु सभ्यता में सौंदर्य प्रसाधन से जुड़ी हुई वस्तुओं का निर्माण बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा था और उसकी खरीद फरोख्त भी हो रही थी।
ठीक है। और खरीद फरोख्त के साक्ष्य में बांट माप और विभिन्न तरीके से दिखाई पड़ते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत। तो ये इसका कला का एक भाग था। अब हम लोग को बात करनी है इसकी राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में, ठीक है। और राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में स्टुअर्ट पिकेट नामक एक पुरातत्वविद थे। उनका ये कहना था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों ही सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियाँ। इतने बड़े विस्तृत साम्राज्य में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही सिंधु सभ्यता की राजधानियाँ हैं और जुड़वा राजधानियाँ। स्टुअर्ट पिकेट ऐसा मानते थे। स्टुअर्ट पिकेट जिन्होंने चुवंदड़ों की उत्खनन शुरुआत में किया था, बाद में अर्नेस्ट मैके ने किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातत्वविद थे। इन्होंने ये जो मृदुभांड है उनको क्रोनोलॉजी उनकी डिसाइड करने में भी बड़ी मदद की थी, उनको तिथि क्रम में रखने का कार्य किया था। ये बड़े महत्वपूर्ण पुरातत्वविद है और उनका कहना था कि जुड़वा राजधानियाँ हैं। और इस बात को वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि उनका ये कहना था कि सिंधु सभ्यता में कोई ना कोई प्रशासन जरूर कार्य कर रहा है। तो अगर हमको भौतिक अवशेषों के माध्यम से प्रशासन की जानकारी लेनी है तो क्या ऐसे भौतिक अवशेष है जो कि हमें प्रशासन की जानकारी दे सकते हैं? क्या हो सकते हैं? नहीं, राजमुकुट तो नहीं मिला सर। बैठक व्यवस्था, ऊंचा स्थान बैठने का, सभा भवन, ऑडिटोरियम, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों से हमें बड़े बड़े सभा भवन मिले थे जहां पर ऐसा प्रतीत होता है कि सभाएं आयोजित की जाती थी। और पुरातत्वविदों और इतिहासकारों का मानना है कि गणराज्यीय व्यवस्था थी, ठीक है। एक मुख्य प्रशासक हुआ करता था लेकिन प्रांतीय प्रशासक भी हुआ करते थे और मुख्य प्रशासक की देख रेख में सारी व्यवस्था की जाती थी। और न सिर्फ सभा भवन बल्कि बड़े बड़े जो अन्नागार है, स्नानागार की जो एक मोहनजोदड़ो में हमें प्रतिलिपि मिल रही है, इसके अलावा लोथल का गोदी बाड़ा है, ठीक है, वाटर टैंक है धौलावीरा का। इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स मिली है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा बनवाई गई वो दिखाई नहीं पड़ती। तो पुरातत्वविदों का ये मानना है कि कोई राज्यीय संस्था थी जो कि इस तरीके के कार्य कर रही थी, देख रेख का कार्य कर रही थी, निर्माण का कार्य कर रही थी। कोई ना कोई प्रशासन था जो कि कार्य कर रहा था। और बाद में जब सिंधु सभ्यता का पतन होता है तो सर जॉन मार्शल का ऐसा कहना था, वो मानते थे कि जो इतना बड़ा प्रशासन था सिंधु सभ्यता में, वो प्रशासन शिथिल हो गया। शिथिल हो गया था मतलब नगरीय व्यवस्थाएं जिन प्रशासनों के माध्यम से संचालित की जा रही थी वो प्रशासन धीरे धीरे करप्ट होता जा रहा था, या जो नैतिक मूल्य थे वो समाप्त होते जा रहे थे, इथिकल वैल्यूज खत्म होती जा रही थी सोसाइटी की। और इसीलिए सिंधु सभ्यता का पतन हो गया क्योंकि नगरीय व्यवस्थाएं धीरे धीरे समाप्त हो गई। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपके शहर में नगर पालिका या नगर निगम में जो है सफाई कर्मचारी कार्य करते हैं, नगर निगम अपनी सेवाएं देती। अगर मान लीजिए कि ये सेवाएं देना बंद कर दे तो 10 दिन में इलाहाबाद शहर में इतना कूड़ा आ जाएगा कि आप उसको हटा नहीं पाएंगे, ठीक है। आप देख लीजिए कि अगर ये लोग स्ट्राइक पे चले जाते हैं तो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, हर विभाग में समस्याएं आ जाती है, कार्य रुक जाता है, बाधित हो जाता है, ठीक है। तो अगर कोई प्रशासन है जो कि धीरे धीरे अस्थिर होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है, ठीक से कार्य नहीं कर पा रहा है, तो अपने आप सभ्यता पतन की तरफ चली जाती है। जॉन मार्शल और सर मार्टिमर व्हीलर का भी यही मानना था। उनका कहना था कि सिंधु सभ्यता एक विशाल भूभाग में इस वजह से इतने लंबे समय तक बनी रही क्योंकि एक प्रशासन वहाँ पे कार्य कर रहा था। अब क्योंकि लिपि की जो व्यवस्था है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए जो भी लिपिगत की गई होंगी चीज़ें प्रशासन से जुड़ी हुई उसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाती है। सिर्फ ये जो हमारे पास बड़ी बड़ी संरचनाएं और स्मारक हैं वो स्मारक ही इस बात का सबूत देते हैं कि शायद ऐसी कोई चीज़ रही होगी, शासन रहा होगा। अभी हाल ही में सनौली नामक एक पुरा स्थल है बागपत में, वहाँ से चैरियट एक जो रथ है वो भी प्राप्त हुआ था, जिसकी वजह से लोगों ने कहा कि रथ वगैरह का भी यूज़ ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। कोई ना कोई प्रशासक वर्ग यहाँ पर जरूर था और राज्य एक संस्था थी जो कि इसकी देखरेख का काम कर रही थी। अब एक और चीज यहाँ पर जुड़ती है कि अगर प्रशासन कार्य कर रहा था तो क्या ऐसी परिस्थितियां बनी कि प्रशासन धीरे धीरे काम करना छोड़ देता है। क्योंकि सिंधु सभ्यता के बारे में एक और चीज है जो कही जाती है कि सिंधु सभ्यता
विभिन्न स्थानों की जो ट्राइब्स थी, जो जनजातियां थी, वो मिलकर के एक सोसाइटी बनाती हैं, समाज का निर्माण करती हैं और सामूहिक दायित्व को रखते हुए वो लोग अपने इस प्रशासन की देखरेख का कार्य कर रहे हैं। सबको अपने अपने अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी थी, इसीलिए लंबे समय तक ये टिके रह गए। और धीरे धीरे क्या हुआ, मेसोपोटामियन की सुमेरियन सभ्यता के साथ इनकी व्यापारिक गतिविधियां थी, उसके प्रमाण भी प्राप्त है। सारगोन से, उर से सिंधु सभ्यता की बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं, जो कि सुमेरिया के नगर हुआ। ठीक है, तो व्यापारिक गतिविधियों की एकदम पूरी जानकारी है। अब सुमेरियन और बेबीलोनियन सभ्यता के साथ इनके व्यापारिक संबंध थे, तो इतिहासकारों का ये कहना है कि सुमेरिया और बेबीलोनियन जो सभ्यता थी, वहाँ पर लोगों में भ्रष्टाचार था। लोग इथिक्स का उतना पालन नहीं कर रहे थे, वो नैतिक रूप से उतने मजबूत नहीं थे। और उसका आधार उन्होंने बताया, उसका आधार कहा कि वहाँ पर आचार संहिता का निर्माण हो चुका था, जबकि सिंधु सभ्यता में कोई आचार संहिता नहीं दिखाई पड़ी। आचार संहिता या कानून संहिता का मतलब है कि सोसाइटी को बनाए रखने के लिए लोगों के अधिकारों और कर्तव्यों को लिपिबद्ध कर दिया जाए, ताकि कोई भी गलत काम ना करे, और अगर गलत काम करे तो उसके लिए दंड की व्यवस्था भी कर दी जाती है। ठीक है, तो कहाँ पर दंड और कानून संहिता की आवश्यकता होगी? वहीं होगी जहाँ समाज अराजक होगा। यस। ऐसे ही समाज में कानून की आवश्यकता पड़ती है ना, दंड की, जहाँ पर लोग गलत कार्य कर रहे हैं। और मेसोपोटामिया और सुमेरियन सभ्यता के नगरों में अगर आप देखें तो वहाँ पर इंक्रोचमेंट है, लोग चोरी कर रहे हैं, दूसरों का सामान ले रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें सुलगी की आचार संहिता और हम्मुराबी की आचार संहिता में वर्णित है। सुलगी जो कि सुमेरियन सभ्यता का एक शासक है, विश्व की सबसे पहली आचार संहिता सुलगी के द्वारा लिखी गई थी। आप लोगों ने हम्मुराबी पढ़ा होगा, ठीक है? यस सर। लेकिन हम्मुराबी को इसलिए बोला जाता है पहली, क्योंकि सुलगी की आचार संहिता के बहुत कम अंश हमें प्राप्त हुए हैं, और हम्मुराबी की जो आचार संहिता उसके पूरे बृहद रूप से वो प्राप्त होती है, पूरे शिलापट्ट में लिखी गई। इसी वजह से हम्मुराबी जो कि बेबीलोनिया का एक शासक था, उसके द्वारा आचार संहिता को हम विश्व की प्रथम प्राचीन आचार संहिता मानते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मेसोपोटामिया, सुमेरिया और बेबीलोनियन सभ्यता के जो लोग थे वो ज़्यादा करप्ट थे, भ्रष्ट थे, उनका आचरण अच्छा नहीं था, उनके साथ लगातार व्यापारिक गतिविधियों में संपर्क के कारण हमारे अंदर भी वो चीज़ें आनी शुरू हो गई। ऐसा इतिहासकारों का कहना था कि सिंधु सभ्यता के लोग जब उनके साथ व्यापारिक संबंध बने तो उनके संबंध में आए और धीरे धीरे बुरी आदतों में वो भी ग्रसित हो गए। जैसे कहते थे कि बुरी संगत में लोग बुरे हो जाते हैं, तो उनके द्वारा किए गए लूट खसोट और चोरी को वो भी आदतन पालन करने लगे उसको, और धीरे धीरे ये जो सामूहिक उत्तरदायित्व वाली एक सोसाइटी थी, समाज था, उसमें विघटन की स्थिति आती चली गई, नैतिक मूल्य समाप्त होते चले गए और धीरे धीरे सभ्यता पतन की तरफ चली गई। ठीक है, तो प्रशासन का होना इन सब बातों से जाहिर होता है। बाकी रिटर्न कोई भी एविडेंस नहीं है, पुरातात्विक अवशेष है जिनके आधार पर इस बात की प्रामाणिकता को लोग सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मार्टिमर व्हीलर भी ऐसा मानते थे कि यहाँ पर कोई ना कोई प्रशासन कार्य कर रहा था और कोई राजकीय संस्था थी जो कि उस पूरी व्यवस्था की देखरेख कर रही थी, अन्नों को रखवाना, उनकी सुरक्षा करना, क्योंकि बड़े बड़े अन्नागार हमें भंडारागृह प्राप्त हुए हैं, सभा भवन में सभा आयोजित करना। ठीक है, पुरोहित एक वर्ग था जो कि पूजा पाठ का कार्य कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो है मार्टिमर व्हीलर भी ऐसा मानते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली जो चीज़ है वो है सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना की जानकारी भी हमें सिंधु की नगरीय व्यवस्था से दिखाई पड़ती है। जो नगरों का स्वरूप है वो वहाँ की सामाजिक व्यवस्था की जानकारी देता है, जैसे कि पश्चिमी और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला जहाँ पे दुर्ग वगैरह बने हुए थे, वहाँ पे बड़े बड़े भवन बने हुए हैं। ठीक है, मंदिरों जैसा स्ट्रक्चर, संरचना, मंदिर तो नहीं है लेकिन उनकी जैसी संरचना वाली स्थान हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ मोहरें हमें प्राप्त हुई हैं जिसमें कि एक विशेष प्रकार के वर्ग को डिपिक्ट किया गया है। तो इस तरीके के जो पुरातात्विक अवशेष हैं, कुछ दृढ़ मूर्तियाँ भी, मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ भी हमें प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा एक स्थान है जहाँ पर पूजा पाठ के भी अवशेष हमें मिले हैं कि यहाँ पर पूजा वगैरह भी की जाती थी। तो इस तरीके के कुछ अवशेष मिले हैं जिनसे कि ये बात सिद्ध होती है कि कोई एक प्रशासक वर्ग था जो कि पश्चिमी टीले के इलाके में रह रहा था, और साथ ही साथ एक पुरोहित वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रमुख वर्ग थे, प्रशासक और पुरोहितों का।
वो उच्च वर्ग की श्रेणी में आते थे, इलीट ग्रुप की श्रेणी में आते थे, अभिजात वर्ग की श्रेणी में आते थे। ठीक है। इसके अलावा कृषि का कार्य हो रहा था तो कृषक वर्ग था, शिल्प और उद्योग धंधों का कार्य हो रहा था तो शिल्प और उद्योग धंधों को करने वाले व्यापारी वर्ग थे। इसके अलावा सैनिक वर्ग था, इसके अलावा अधिकारी वर्ग था जो कि पूरी व्यवस्था की देखरेख में मदद कर रहा था। इसके अलावा सोनार थे, सोने का काम करने वाले लोग थे, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुंभकार थे। ठीक है। मृण मूर्तियाँ बनाने वाले लोग थे, विभिन्न प्रकार के उपकरणों को बनाने वाले लोग थे। तो ऐसे बहुत सारे वर्गों के लोग जो है वो सिंधु सभ्यता में दिखाई पड़ते हैं। और ये जो सामाजिक व्यवस्था है वो जनजातीय सामाजिक व्यवस्था के तौर पे दिखाई पड़ती है। और ये जो समाज है ये मात्र सत्तात्मक समाज दिखाई पड़ता है। ठीक है। मात्र सत्तात्मक समाज क्यों दिखाई पड़ता है और मात्र सत्तात्मक समाज का मतलब क्या है? महिलाएं जिसमें निर्णय लेने का अधिकार महिलाओं को, ऐसे समाज को हम मात्र सत्तात्मक समाज के तौर पे जानते हैं। वैसे आज के समाज भी ज्यादातर मात्र सत्तात्मक ही होते हैं। होने लगे हैं ना? नहीं सर, निर्णय लेने का अधिकार अभी नहीं है। भले ही पुरुष ले रहे हैं लेकिन महिलाएं उनको मोटिवेट कर रही है ना समाज। यस सर। अब धीरे धीरे समाज में परिवर्तन हो रहा है। आइए हम लोग मान सकते हैं कि क्योंकि पुरुष जो है वो थोड़ा सा शक्तिशाली होता है, बलिष्ठ होता है शारीरिक तौर पे, तो भले ही जबरदस्ती करे और कहे कि हाँ समाज जो है पुरुष सत्तात्मक है, लेकिन अगर आंतरिक तौर पे देखा जाए तो पढ़ा लिखा जो भी समाज है वो ज़्यादातर महिलाओं से ही लीड हो रहा है। और आज के दौर में वो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर आप कोई भी सोसाइटी देखें, चाहे वो एंशिएंट सोसाइटी हो, जहाँ पर भी प्रोग्रेस है वहाँ पीछे कहीं ना कोई महिला का हाथ है। ये बात आप कहते हैं ना कि सक्सेस के पीछे महिला खड़ी है, ये बात सच है। आज भी है, आज भी सोसाइटी इस तरीके से है। तो अब ये कैसे पता चलता है कि कोई सोसाइटी मात्र सत्तात्मक है या फिर सत्तात्मक है? खासकर सिंधु सभ्यता जहाँ की लिपि हमें पढ़ नहीं पाए हैं, तो कैसे पता चलेगा कि मात्र सत्तात्मक है? मातृ देवी की मूर्तियाँ, मृण मूर्तियाँ, सिर्फ मातृ देवी की नहीं, बहुत सारी फीमेल फिगरेंस अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज को करते हुए, डांसिंग फॉर्म में है, उत्सर्जन की देवी के तौर पर है, ठीक है, मातृ देवी के तौर पर है, उर्वरता की देवी के तौर पर है। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज करते हुए हमें मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ मिली हैं और उनका डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। पुरातत्व में हम एक काम करते हैं वो है स्ट्रेचिंग, मतलब उसको फॉलो करते हैं, सांख्यिकी को, स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं, पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको किसी जगह पर 100 पुरावशेष मिले, 100 वस्तुएं मिली, उन 100 वस्तुओं में परसेंटेज जिस वस्तु का ज़्यादा है, मतलब जैसे आजकल की वोटिंग सिस्टम है, ठीक है, वोटिंग सिस्टम में भले ही 15% पाने वाला व्यक्ति, जैसे कि 40% वोटिंग होती है, 45% 50% होती है, और कोई व्यक्ति 15 या 20% पा करके शासक बन जाता है या लीडर बन जाता है, ठीक है, क्योंकि बाकी वोट बढ़ जाते हैं। यस। तो इसी तरीके से पुरातत्व में भी अगर कोई 100 में से 30 या 35% का जो है वो डोमिनेशन हो जाता है, कोई वस्तु लीड कर रही होती है, डोमिनेट कर रही होती है, तो उसको हम मान लेते हैं कि यही पैटर्न है, यही चीज़ चल रही है। जैसे उदाहरण के तौर पर कपड़ों को फैशन के तौर पर अगर आप देखें, तो अगर जीन्स पहनने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है तो हम कह देते हैं ना जीन्स प्रचलन में है, फैशन में है, चलन में। इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग जीन्स पहन रहे हैं, बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो डेनिम पैंट भी पहन रहे हैं, धोती भी पहन रहे हैं और भी चीज़ें पहन रहे हैं, लेकिन जो कि जीन्स पहनने वाले लोगों की संख्या समाज में ज़्यादा दिखाई पड़ रही है अगर सर्वे हो तो उनका डोमिनेंस ज़्यादा है। तो इस वजह से हम ये मान लेते हैं पुरातत्व में कि इनका डोमिनेंस ज़्यादा है, इसका मतलब है कि ये चीज़ डोमिनेट कर रही थी, लीड कर रही थी। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जब ये अध्ययन हुआ तो सांख्यिकीय अध्ययन के आधार पर यह देखा गया कि मातृ देवी या जो फीमेल फिगरेंस है, महिलाओं से संबंधित जो मृण मूर्तियाँ हैं, उनकी संख्या ज़्यादा मिल रही है, हर जगह से मिल रही है, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में मिल रही है। और इसी वजह से माना गया कि ये समाज जो है वो महिला प्रधान समाज था, ठीक है, मात्र सत्तात्मक सत्ता यहाँ पे कार्य कर रही थी और जनजातीय समाज ज़्यादातर मात्र सत्तात्मक समाज ही आपको मिले।
क्योंकि महिलाएं कार्यों में भी भागीदारी निभा रही हैं, विभिन्न कार्य भी कर रही हैं और निर्णयों में भी उनकी भागीदारी वहाँ पे दिखाई पड़ती है। आज भी अगर आप ट्राइबल सोसाइटीज़ को देखें तो ज़्यादातर ट्राइबल सोसाइटीज़ फीमेल डोमिनेंट सोसाइटीज़ हैं। वहाँ पर महिलाएं कार्यों में भी भागीदारी कर रही हैं और निर्णयों में भी कर रही हैं। वो खेती किसानी भी करती हैं, नौकरी भी कर रही हैं और फैमिली को भी चला रही है और निर्णय भी वही ले रही है। अगर आप पूरा नॉर्थ ईस्ट देख लें, वहाँ पर भी ऐसी स्थिति है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो जनजातियाँ रह रही हैं वहाँ पे भी देखें तो ऐसी स्थिति है। ज़्यादातर ट्राइबल सोसाइटीज़ में ऐसा ही कॉन्सेप्ट आपको दिखाई पड़ेगा। और सिंधु सभ्यता को भी माना जाता है कि ये भी जनजातीय समूहों का एक सभ्यता रही है। अलग अलग स्थानों से जनजाति इकट्ठा होती है एक स्थान पर और वहाँ पे जाके एक सभ्यता का निर्माण हो जाता है। इसीलिए एक ही शहर में हमको अलग अलग प्रकार की चीज़ें भी दिखाई पड़ रही हैं। और सिंधु सभ्यता को अगर हम बृहद पैमाने पर पढ़ने की कोशिश करें तो देखेंगे कि अलग अलग परिस्थिति तंत्र या क्षेत्रों में हमको अलग अलग तरीके की चीज़ें भी दिख रही हैं। ठीक है, सोसाइटी का फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से, जैसे कहीं किले हैं, दुर्ग वाला क्षेत्र है, कहीं नहीं है, कहीं तीन नगरीय क्षेत्र में मिल रहे हैं, कहीं पर सुरक्षा प्राचीन मिल रही, कहीं नहीं मिल रही है, कहीं बड़े शहर मिल रहे हैं, कहीं छोटे मिल रहे हैं। तो इतने सारे वेरिएशंस इसलिए हैं क्योंकि क्षेत्रीय जो भी परिस्थितियाँ हैं, ठीक है, उसके आधार पर वो डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, क्योंकि कोई भी विकास होता है, उस विकास में वहाँ पर जो परिस्थितियाँ होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर परिस्थितियाँ फेवरेबल नहीं हैं, अनुकूल नहीं है, तो विकास धीमे होगा। अगर परिस्थितियाँ अनुकूल है तो विकास तेजी से होगा, जल्दी डेवलपमेंट हो जाएगा। और उस डेवलपमेंट के पीछे रिसोर्सेज भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। रिसोर्सेज क्या क्या है, संसाधन कौन कौन से उपलब्ध हैं। अब मान लीजिए कहीं पर कच्ची और पक्की ईंटों को बनाने का संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे तो क्या होगा, मकान कच्ची और पक्की ईंटों का बनेगा नहीं। और मकान अगर ईंटों का नहीं बनेगा तो गार्डन चाइल्ड कह देंगे कि सभ्यता ही नहीं है। ठीक है, गार्डन चाइल्ड का कहना था कि पक्की ईंटों के मकान जहाँ जहाँ पर है वहीं वहीं सभ्यता है। ठीक है, उनका कहना था कि जहाँ पर पक्की ईंटों की संरचना वाले मकान दिख रहे हैं वो सारे शहर हैं और वही सभ्यता है। लेकिन अगर आज की परिस्थिति में देखा जाए तो आज ये सभ्यता परिवर्तित हो रही है, क्योंकि गांव में भी पक्के मकान हमें बने हुए दिख रहे हैं। अगर आज वर्तमान में सभ्यता को हमें बताना होगा तो हम ये कहेंगे कि जहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स दिख रही हैं, सिटी हाइट्स है, वो शहर है। और जहाँ पर सिंगल स्टोरी बिल्डिंग या डबल स्टोरी बिल्डिंग है और भले ही किसी भी मटेरियल का यूज़ किया गया हो, वो शहर नहीं है, वो गांव है या कुछ और है। ठीक है, तो इसीलिए आप धीरे धीरे परिवर्तन और विकास जो है वो परिभाषाओं में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक और अगर हम बात करें तो वस्त्र आभूषण वो लोग पहन रहे थे। वस्त्रों के संदर्भ में हमें एक मूर्ति मिलती है जिसमें ऐसे एक शॉल लगाए हुए एक व्यक्ति है, पुरुष है, योगी मुद्रा में वो है, वो एक शॉल ओढ़े हुए हैं। बहुत सारे लोग उसको मोदी जी के साथ रिलेट करते हैं क्योंकि उनकी दाढ़ी ऐसी है। और गुजरात के आसपास के इलाकों से भी ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं और मोदी जी भी गुजरात के हैं भाई। हाँ, उनके कई पिक्चर्स आप देखें तो ऐसे ही शॉल ओढ़े हुए दिखाई पड़ेंगे। या हो सकता है वो ऐसा बनना चाह रहे हो कि अब वही हड़प्पा सभ्यता के वहीं से आए हैं, हमारे हो सकता है पुनर्जन्म लिया होगा। ठीक है, अवतारवाद भारत में बहुत है ना, लोग कहते हैं कि फला अवतार लेकर के आए हैं। बहुत सारे लोग ऐसी मान्यताएं रखते हैं। तो कुल मिलाकर के कि उनके वस्त्रों की जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा लोथल से, रंगपुर से सूती कपड़े के इम्प्रेशंस भी मिले हैं, कपड़े निर्माण के साक्ष्य भी मिले हैं, फैक्ट्रीज भी मिली हैं जहाँ कपड़ों को बनाया जा रहा था। एक पूरा जामा जैसा कपड़ा ये लोग पहन रहे थे। ठीक है, इसके अलावा आभूषण की जानकारी के बारे में हम लोगों ने बात की कि विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाए जा रहे थे। सोने और चांदी की मालाएं वगैरह भी बनाई जा रही थी। बीड्स जो गुड़िया है, मनके हैं, उनकी माला बनाई जा रही थी। कुंडल वगैरह बनाए जा रहे थे। बहुत सारे आभूषण बनाए जा रहे थे। इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधन के संदर्भ में भी जानकारी मिलती है। विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें मिल रही हैं। केस विन्यास भी किया जा रहा था। केस विन्यास का अर्थ है कि अपने केस को सजाड़ना, संवारना, उनको पिनअप करना, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। इसके अलावा खेल के संदर्भ में भी हमें जानकारी मिलती है। शतरंज की जानकारी मिलती है। पाशा खेला जा रहा था यहाँ पर। कौड़ी भी मिली हुई है। ठीक है, महाभारत में जो नहीं कौड़ी खेलते हैं, तो वो कौड़ियाँ भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। ठीक है,
इसके अलावा दौड़ वगैरह के भी, सामूहिक नृत्य और गायन के भी अवशेष मतलब एविडेंस मिले हैं, मोहरों में उनको अंकित किया गया है। बैलों की दौड़ के संदर्भ में भी जानकारी है, मल्ल युद्ध की भी जानकारी मिल रही है। तो ऐसे बहुत सारी गतिविधियाँ वो अपने मनोरंजन के लिए कर रहे थे, उसकी भी जानकारी उनके सामाजिक जीवन के संदर्भ में मिल रही है। ठीक है, इसके बाद अगली जो चीज़ है वह है उनका आर्थिक जीवन। आर्थिक पक्ष क्या था? तो सिंधु सभ्यता भले ही उसको हम नगरीय सभ्यता माने, लेकिन उसकी भी अर्थव्यवस्था का मूल जो आधार था वो कृषि। ठीक है, सिंधु सभ्यता एक ऐसी सभ्यता रही है जहाँ पर कृषि और पशुपालन के माध्यम से ज़्यादातर चीज़ें हो रही। उनकी अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि होता है। ठीक है, और कृषि से संबंधित विभिन्न साक्ष्य हमें मिल रहे हैं, जैसे कालीबंगा से जुटे हुए खेत का साक्ष्य मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा बनावली एक स्थान है, वहाँ पर एक हल प्राप्त हुआ है लकड़ी का, मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। इसके अलावा चोलिस्तान एक जगह पाकिस्तान में, वहाँ पर भी मिट्टी के हल के खिलौने मिले हैं बहुत सारे। ठीक है, तो ये जो खिलौने मिल रहे हैं, जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिल रहे हैं, इन साक्ष्यों के आधार पे पता चलता है कि ये लोग कृषि का कार्य तो कर रहे थे। इसके अलावा बड़े बड़े अन्नागार और भंडारागृह मिले हैं जहाँ पर अनाजों को संग्रहित करके रखा जाता था और वो अनाजों को बेच रहे हैं। ठीक है, इसके पहले भी हम लोग ये बात कर चुके हैं। कुछ पूछना है? हम लोगों ने पिछले क्लास में बात की थी कि जो ग्रामीण संस्कृतियां थी जो कि कृषि और पशुपालन का कार्य कर रही थी, नवपाषाणकालीन जो बस्तियां थी, जैसे कि मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है। उस पुरास्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, और इस पुरास्थल से हमें ग्रामीण संस्कृति के साथ साथ नगरीय सभ्यता के भी चरण दिखाई पड़ते हैं। और इसी के बगल में एक और पुरास्थल है नौसारो। ठीक है, जस्ट बगल में है। तो ऐसा माना जाता है कि मेहरगढ़ शहर जब बस रहा था तो किसी वजह से वहाँ से लोग माइग्रेट हो गए और बाद में नौशारों में जाकर के शहर को बसाया गया। ठीक है, जैसे होता नहीं, ट्रांसफर हो जाता है एक जगह, उसके बगल में जाके दोबारा शहर बस गया। हाँ, मेहरगढ़ में बसा था। उसके कल्टीवेशन के एविडेंस मिलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीन कृषि के जो साक्ष्य मिले हैं वो मेहरगढ़। गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य हमें वहां से दिखाई पड़ते हैं। गेहूं और जौ वहां पे भी मिला है। ईरान में वो मिला है, वो पश्चिम एशिया में सबसे पहले मिलता है। नाटुबिटियन संप्रदाय उसको कर रहा था। ठीक है, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप की अगर हम बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब है ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये श्रीलंका और ये सब मिला करके भारतीय उपमहाद्वीप बना है। ठीक है, तो वहाँ पर गेहूं और जौ की खेती का जो साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से मिला है। और कल्टीवेशन के बाद में, ग्रामीण संस्कृति के बाद में ऊपर की जो जमाव है वहाँ से शहरी ढांचा हमें दिखाई पड़ रहा था। तो जो हम लोगों ने बात की थी सरप्लस प्रोडक्शन, सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब है कि आवश्यकता से अधिक उत्पादन। तो ये जो ग्रामीण बस्तियां थी ये अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर रही थी। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कृषि में संलग्न नहीं थे। ठीक है, सभी लोग कृषि का कार्य नहीं कर रहे थे। कुछ लोग मिट्टी के बर्तन बना रहे थे, उपकरण बना रहे थे, सोने के आभूषण बना रहे थे, सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें बना रहे थे, और गतिविधियों में इन्वॉल्व थे, शिकार कर रहे थे। ठीक है, अभी भी वो लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। तो जो लोग कृषि का कार्य नहीं कर रहे थे वो अपने जीवन को चलाने के लिए क्या काम करेंगे? कुछ चीज़ें बना करके बेचेंगे, तभी उनको अनाज मिलेगा ना, खाने की व्यवस्था तभी होगी। मिट्टी के बर्तन तो वो खाएंगे नहीं, उनको खाने के लिए अनाज चाहिए। और अनाज तभी मिलेगा जब वो व्यापारिक गतिविधियां करेंगे, कुछ चीज़ें बेचेंगे, और बेचेंगे तो उसके बदले में अनाज लेंगे। और इसी को हम विनिमय पद्धति कहते हैं, वस्तु विनिमय। ठीक है, आप लोगों ने किया है कभी? अक्सर गाँव में होता क्या था, अनाज लेके जाते थे दुकान में और सामान लेके आते थे। ठीक है, आज भी हो रहा है। मुझे लगा था कि मेरे जमाने में होता था। हाँ, तो होता क्या है कि अनाज के बदले में सामान लिया जाता है, इसको विनिमय की पद्धति कहते हैं। और जब आवश्यकता से अधिक चीज़ें उपज होती हैं तो वही उद्योग धंधों में तब्दील हो जाती है, व्यापारिक गतिविधियों में तब्दील हो जाती है। और जब व्यापारिक गतिविधियाँ होने लगती हैं तो हमको एक केंद्र की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अलग अलग स्थानों में जो उत्पादन हो रहा है
मंडियाँ अगर नहीं है तो हमको क्या करेंगे, एक दूसरे जगह जाने में असुविधा होगी। तो लोगों ने क्या किया, व्यापारिक केंद्र बना लिया, मंडी बना ली, वहाँ पर शिफ्ट करने वाले लोग भी आकर के रहने लगे, वहाँ पर उद्योग करने वाले जो कृषि संबंधी जो भी उपज होती थी उसको बेचने वाले लोग आने लगे, और धीरे धीरे वहाँ पर एक प्रशासन की व्यवस्था डेवलप हो गई। अब ये जो विनिमय है इसमें समस्या हुई कि बांट माप की। अब पता चला कि आप छोटी सी थैली में हमको अनाज दे के जा रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि बोरे में हमको दो। ठीक है, तो क्या हो गया, दिक्कत होगी ना विनिमय में, विनिमय प्रणाली में समस्या होगी, तो बांट माप की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर बांट माप भी तैयार किए गए थे, बटखरे वगैरह भी हमें मिलते हैं। ठीक है, बटखरे इस बात की जानकारी देते हैं कि अब जो है नाप तौल के जो है सामान को दिया जा रहा है। ठीक है, तो व्यापारिक गतिविधियां होने लगी, व्यापारिक केंद्र बन गए। अब कृषक समुदाय होने के साक्ष्य में, जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि वहाँ पर हमें जुते हुए खेत और हल वगैरह मिल रहे हैं, इसके साथ साथ गेहूं और जौ की खेती वहाँ पर फिलहाल तौर पर की जा रही थी। इसके अलावा तिल की खेती भी हो रही है, बाजरे की खेती भी हो रही है, कपास की खेती भी हो रही है, मसूर की खेती भी हो रही है, रागी की खेती भी हो रही है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी जो मटर की खेती हो रही है, सरसों की खेती हो रही है, ऐसी बहुत सारी फसलों को वो लोग उत्पादित कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि ये कृषक समुदाय के लोग थे तो हमको सिलबट्टे वगैरह भी मिलने चाहिए, जो कि यहाँ मिलते हैं बृहद मात्रा में। ग्राइंडिंग स्टोन, चक्की वगैरह भी मिलती है। ठीक है, जिससे कि अनाज को पीसा जाता था, क्योंकि अनाज अगर उगा रहे हैं तो भाई उसको पीसने की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे उपकरण हमें मिलते हैं जो कि इस बात को बताते हैं कि ये लोग कृषक समुदाय के लोग थे। ठीक है, बर्तन मिल रहे हैं मिट्टी के, साथ साथ सिलबट्टे वगैरह मिल रहे हैं, आटे की चक्की मिल रही है, जो बताती है कि कृषि का कार्य लोग बृहद मात्रा में कर रहे हैं। इसके अलावा पशुपालन के साक्ष्य भी मिलते हैं। पशुपालन में बैल का प्रयोग, वृषभ का, डीलदार बैल और बिना डील के बैल, डील मतलब ये जो ऊपर उठा हुआ, ठीक है, हम बुल उसे कहा गया, वो मिलता है यहाँ पे बृहद मात्रा में। वृषभ का अंकन आपको बहुत सारी मोहरों में, मिट्टी के बर्तनों में, ठीक है, ताम्र पट्टिकाओं में, हर जगह बैल ही बैल आपको दिखाई पड़ता है। और यही वजह है कि कुछ लोग कहते हैं कि गाय नहीं दिख रही है, तो भाई गाय होगी तभी बैल आएगा, तो गाय तो है, ठीक है, बैल अपने आप तो नहीं आता, गाय तो है। हाँ, ये बात अलग है क्योंकि ये कृषक समुदाय के लोग थे, कृषि कार्य करते थे, जिसमें बैलों की भूमिका अधिक थी गाय की अपेक्षा। तो जिस चीज की भूमिका समाज में उपयोगिता, हो सकता है बैल ही खरीद कर लाते होंगे, वो लोग ज्यादा डिपेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसे ग्रामीण सभ्यता थी। हम लोग हमेशा से उपयोगिता हमारे जीवन में उपयोगिता ज्यादा होती है, हम उसी को ज्यादा प्रेस करते हैं, उसी को ज्यादा डिफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो बैल का प्रयोग ज्यादा था क्योंकि बैल जो है वो मल्टीपर्पज, एक तो कृषि में भी कार्य कर रहा था और दूसरा संसाधन, जो यातायात के संसाधन है उसमें भी भूमिका निभा रहा था, बैलगाड़ी वगैरह के तौर पर उससे सामान लाद करके ले जाया जाता। तो बैल का डिफेक्शन यहाँ सबसे ज्यादा है। इसके अलावा गाय भी रही होगी, भेड़, बकरियां, भैंस इत्यादि को भी वो पाल रहे थे। हाँ, ऊंट और घोड़े के संदर्भ में थोड़ा सा विवादास्पद है, जैसे कि सुरकोटदा से और लोथल से घोड़े की कुछ बहुत हड्डियाँ वगैरह मिली, टेराकोटाज मिले, ऊंट की भी बहुत कम जानकारियाँ हमें मिली। ठीक है, तो इसलिए ये माना जाता है कि यहाँ पर घोड़े और ऊंट नहीं थे, इसके अलावा बाकी जानवर थे। हाँ, घोड़ा माना जाता है कि अरब से आया था, लेकिन खच्चर जो है वो गुजरात में पैदा होते हैं। आज खच्चरों का जो मूल स्थान है वो गुजरात है। तो अब कोई भीड़ मूर्ति बनी है तो उसको आइडेंटिफाई करना कि वो घोड़ा था या खच्चर बड़ा मुश्किल था। खच्चर जान है ना, बोझा ढोने के काम में आता है, बोझा बहुत ढोता है। ठीक है, तो वो घोड़े की हत्या की थी, खच्चर की वो अभी भी पता नहीं है, जो सुरकोटदा लोथल से मिली है। क्योंकि घोड़े का जो वास्तविक स्थान है जहाँ पे वो पैदा होते हैं मूल रूप से, वो अरब वाला इलाका है, इसीलिए कहा जाता है ना अरबी घोड़े सबसे बेहतर होते हैं। इसके अलावा रेगिस्तान वाले इलाके में हमें ऊंट मिलते हैं, तो तब तक रेगिस्तान नहीं था, ऐसा गुरदीप सिंह कहते हैं। गुरदीप सिंह एक मौसम वैज्ञानिक थे, मतलब क्लाइमेट का अध्ययन करने वाले थे। उनका कहना था कि सिंधु सभ्यता 3000-4000 साल पहले वहाँ पर मौसम जो है वो अच्छा था, मानसून अच्छा था, बारिश अधिक होती थी और अधिक बारिश होने के कारण यहाँ पर सघन वन हुआ करते थे। और यही वजह है कि यहाँ पर हाथी, गैंडा,
ठीक है, बाघ जैसे जानवर रहा करते थे। और गैंडा एक ऐसा जानवर है जो कि ज़्यादातर सघन वनों में ही रहता है, जैसे कि भारत में काजीरंगा आसाम में पाया जाता है, इसके अलावा कहीं नहीं मिलता। तो ये सघन वनों में रहने वाला, और हाथी भी सघन वनों में ही रहते हैं, काजीरंगा में हाथी भी बहुत है, ठीक है। तो इसीलिए माना जाता था कि ये जो इलाका है जहाँ पर सैंडो सभ्यता का विकास हुआ, ये इलाका लंबे समय तक यहाँ पर मानसून अच्छा था, क्लाइमेट अच्छा था, घने घने वन हुआ करते थे। और यही वजह है कि उन घने वनों की कटाई हुई, कटाई होने की वजह से वहाँ पर खेती के लायक भूमि तैयार की गई। और उसके अलावा उन्हीं लकड़ियों को पका करके, मतलब उनका प्रयोग करके ईंटों को पकाया जा रहा था, और उसका लगातार दोहन हुआ। और दोहन होने के बाद क्लाइमेट जो है वो शिफ्ट होने लगा, क्लाइमेट, वर्षा की प्रतिशतता है वो उसमें कमी आने लगी। जब पेड़ों की कटाई अधिक हो जाएगी तो बारिश कम होगी, स्वाभाविक सी बात, ठीक है, मानसून परिवर्तन होगा। तो हुआ यह कि क्लाइमेट शिफ्ट होने लगा, और क्लाइमेट जो है, जो कभी वेस्टर्न पार्ट में हुआ करता था, वो शिफ्ट होकर के मिडिल गंगा की तरफ आना शुरू हो गया। और इसीलिए दोबारा जो अर्बनाइजेशन होती है वो मिडिल गंगा प्लेन में, ठीक है, ऐसा कुछ जलवायु का अध्ययन करने वाले लोग मानते हैं। और बाघ का, गैंडे का, हाथी का डिटेक्शन हमें विभिन्न मोहरों में मिल रहा है, खासकर वृषभ तो हमें मिल ही रहा है, गैंडा भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर हमें मिल रहा है उनके अंकनों में, ठीक है। अब शिल्प उद्योग धंधे और भी व्यापारिक गतियाँ। तो शिल्प उद्योग धंधों में आभूषण वो लोग बना ही रहे थे, जैसे कि हम लोगों ने बात की कि गुजरात में आभूषण बनाने की फैक्ट्रीज हमें मिल रही हैं, चूड़ियाँ बन रही हैं, मनके बन रहे हैं, बीड्स बन रहे हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बीड्स जो है वो मूर्तियाँ और जो कार्डलाइन और गोमेज जैसे पत्थर होते हैं उनको ड्रिल करके बीड्स बनाई जा रही है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर तैयार हो रही हैं, मिरर मूर्तियाँ भी बनाई जा रही है, तो टेराकोटास बन रहे हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें बनाई जा रही हैं शिल्प उद्योग धंधों के तौर पर, सोने और चांदी के आभूषण बनाए जा रहे हैं, इनको आंतरिक रूप से व्यापार किया जा रहा है। आंतरिक रूप से व्यापार का मतलब है कि आपस में जो ये हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, आरतीगढ़ी, इनके आपस में भी एक्सचेंज हो रहा था, ठीक है, कृषि वाली चीज़ें भी और शिल्प उद्योग धंधे और व्यापारिक वाली चीज़ें। और एक व्यापार हो रहा था बाह्य व्यापार, ठीक है। बाह्य व्यापार मतलब बाहर दूसरे देशों से, जैसे कि मेलुआ, मगन और दिलमुन का एक ट्राइंगल माना जाता है। मेलुआ बेसिकली सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र है उसको मेलुआ कहा जाता है। पाकिस्तान का जो सिंध पंजाब वाला इलाका है उसको मेलुआ कहा जाता है एंशियंट वर्ल्ड में। एंशियंट जो विश्व की जो मैप है उसमें उस प्रदेश को मेलुआ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसी पर एक बड़ी अच्छी बुक आई थी कुछ सालों पहले, अमीश त्रिपाठी की, पढ़ी है किसी ने? मेलुआ के मृत्युंजय, इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ। हाँ, नागांव का रहस्य उसके बाद वाला है। पहली जो पुस्तक है वो है मेलुआ के मृत्युंजय। उन्होंने बेसिकली सिंधु सभ्यता पर मैथोलॉजी को वो जगाते हुए, ठीक है, थोड़ा सा काल्पनिक आधार पर एक चीज़ लिखने की कोशिश की, जिसमें कि शिव को उन्होंने बताया कि शिव जो है उनका कैलाश पर्वत में वो एक साधारण से व्यक्ति थे, और फिर बाद में सिंधु सभ्यता में आते आते वो एक देवता के तौर पर प्रतिष्ठित हो गए। और बहुत सारे मोहरें हमें ऐसी मिली हैं सिंधु सभ्यता में जो कि पशुपति शिव के अंकन को प्रदर्शित करती है, ठीक है। एक ऐसा डिपिक्शन है मोहरों में जहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ योगी मुद्रा में, और उसके आसपास बहुत सारे जानवर हैं जो कि शिव के संदर्भ में माना जाता है कि वो पशुपालकों के देवता रहे हैं, पशुओं के आसपास देवता रहे हैं, ठीक है, पशुओं के देवता भी रहे हैं। तो इस तरीके के अंकन को देखते हुए उन्होंने अपनी पुस्तक में चीज़ लिखा था कि मेलुआ जो प्रदेश था वहाँ पर शिव आए, और शिव कैलाश से आए थे, हिमालय के क्षेत्र से, और धीरे धीरे आकर के यहाँ पर एक देवता के तौर पर प्रतिष्ठित हो गए, क्योंकि उनके पास कुछ चमत्कारिक शक्ति थी और वो कबीले के सरदार हुआ करते, ठीक है। तो मेलुआ का जो क्षेत्र है वो सिंधु का क्षेत्र है। इसके अलावा मगन और दिलमुन का जो क्षेत्र है, बहरीन का जो इलाका है वो दिलमुन, और जो अरब का इलाका है वो दिलमुन से जाना जाता है। और मगन का भी क्षेत्र जो है उसी के आसपास, जॉर्डन वगैरह का जो आसपास का क्षेत्र है वो मगन को माना जाता है। इसके अलावा मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से व्यापारिक गतिविधियों के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। वहाँ पर यहाँ की बेलनाकार जो मोहरे हैं वो उर और किश नामक जो नगर है सुमेरियन सभ्यता के, वहाँ से प्राप्त हो रही है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को ये विभिन्न स्थानों से मंगाते थे, जैसे चांदी, ठीक है, चांदी और लाजवर ये मंगा रहे थे अफगानिस्तान से, ठीक है। झुंझुनू से जो है वो तांबे की खान थी, झुंझुनू में राजस्थान में तांबा वहाँ से आ रहा था,
इसके अलावा और भी सामग्रियां जो है वो मंगा रहे थे। मेसोपोटामिया से भी सोना आ रहा था, यहाँ पे सोना और चांदी की चीज़ें आ रही थी, बने हुए आभूषण। सोना यहाँ से जा रहा था और वहाँ से आभूषण बन के आ रहे थे, क्योंकि सुमेरियन सभ्यता के जो लोग हैं वो आभूषण बनाने में बड़े ही महारत उनको हासिल थी। नाव वगैरह बनाने के भी वो बहुत ज़्यादा प्रकार थे, उसमें नाव को भी वो बहुत अच्छी तरीके से बना रहे थे। इसके अलावा व्यापारिक गतिविधियों के साक्ष्य हमें लोथल से मिलते हैं, बड़ा बंदरगाह वहाँ से मिला है। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो से एक मस्तूलदार नाव की भी साक्ष्य मिले हैं, जो इस बात को बताता है कि समुद्री मार्गों के द्वारा इनके व्यापारिक गतिविधियाँ विभिन्न स्थानों से हमें दिखाई पड़ रही थी। ठीक है, तो समय हो गया कि सर हो गया। तो कल धर्म के संदर्भ में बात करेंगे, हड़प्पाई धर्म जो कि